नमस्कार, आप हैं वीआईपी न्यूज के साथ और मैं हूं शीरीन सिद्दीकी। बढ़ते हैं इस वक्त की खास और ताजा तरीन बुलेटिन की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपने निवास कार्यालय में महान समाज सुधारक और शिक्षाविद स्वामी आत्मानंद की पुण्यतिथि के अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर भी वहां उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री बघेल ने स्वामी आत्मानंद को याद करते हुए कहा कि उनके आदर्श और जीवन मूल्य हमें सदैव जनसेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ स्वामी आत्मानंद की कर्म भूमि रहा है। उन्होंने मानवता की सेवा की है और शिक्षा संस्कारों के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। स्वामी आत्मानंद जी ने वनवासियों के उत्थान के लिए नारायणपुर आश्रम की स्थापना की। राज्य सरकार ने उनके कार्यों से प्रेरणा लेकर गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल भी प्रारंभ किए। बीते 24 घंटों में कांग्रेस विधायक के दिल्ली जाने का सिलसिला लगातार जारी रहा। आज सुबह कैबिनेट मंत्री समेत 10 विधायक और निगम मंडल के अध्यक्ष दिल्ली रवाना हुए, तो वहीं सीएम बघेल के साथ मंत्री रविंद्र चौबे और मंत्री मोहम्मद अकबर भी दिल्ली रवाना हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। जाते जाते सीएम ने कहा कि कल के.सी. वेणुगोपाल जी का मैसेज आया था, आज मुझे उनसे मिलना है, इसलिए मैं दिल्ली जा रहा हूं। मुझे हाईकमान ने बुलाया है, इसलिए दिल्ली रवाना हो रहा हूं। गौरतलब है कि कांग्रेस में सत्ता संघर्ष लगातार जारी है। बीते 24 घंटों में अब तक 50 से अधिक विधायक दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली पहुंचे विधायकों ने आज दोपहर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद कांग्रेस के विधायकों ने सिर्फ यही कहा कि हम दिल्ली सबसे मिलने आए हैं। 2.5 साल वाले मसले पर किसी भी विधायक ने कोई बयान नहीं दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, ये हम आपको सुनवाते हैं। देखिए, कल के.सी. वेणुगोपाल जी का मेरे पास मैसेज आया था, आज राहुल जी से मुझे मिलना है, तो उनके निर्देश पर मैं वापस दिल्ली जा रहा हूँ। इसके अलावा मेरे पास और कोई जानकारी नहीं। कई विधायक अजय बोल रहे हैं मैं भी कप्तान बनना चाहता हूँ, टीम का हिस्सा मैं भी। अब मैं किसी के व्यक्ति भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। मुझे हाईकमान ने बुलाया, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ प्रदेश में आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में लगातार छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा कर रहे हैं और दिल्ली आलाकमान से यहाँ की स्थिति पे बात कर रहे हैं। कितने विधायक जा रहे हैं, क्या कुछ पूरे सारे एकजुट हैं, सारे विधायक। 2.5 साल की बात तो पार्टी ने कभी भी नहीं कही। ये मीडिया में लगातार बात आती रही और मीडिया में एक स्पेकुलेशन था कि क्या जब मुख्यमंत्री पहले चयन किए गए थे छत्तीसगढ़ में चुनाव के बाद, तो क्या ऐसा कोई फॉर्मूला था, और वो जो मीडिया ने उस दिन इस बात को उठाया वो आज तक चलता आ रहा है। पार्टी ने कभी नहीं कहा कि 2.5 साल का कोई फॉर्मूला था या इस प्रकार की कोई बात है, और पार्टी में काम किसको क्या करना ये हाईकमांड तय करते हैं सबसे कंसल्टेशन के बाद, और वो जिम्मेदारियां हम लोग निभाते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी में चल रही रस्साकशी को लेकर कयासों का दौर लगातार जारी है। अब तक हुए घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक बयानबाजियां भी सामने आ रही हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बयान भी मामले में अब सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस में संकट गहराने की बात कही है। साथ ही बड़ा आरोप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर लगाए हैं और कहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा विधायकों की बैठक लेकर उन्हें दिल्ली के लिए रवाना किया गया है ताकि केंद्रीय नेतृत्व के सामने शक्ति प्रदर्शन कर पाएं। विधायकों को एकत्रित किए जाने का मतलब साफ साफ ये है कि संकट गहराता जा रहा है, और जिस प्रकार केंद्रीय नेतृत्व ने इशारा किया है, जो लगता है कि जिस प्रकार के नारेबाजी रायपुर के एयरपोर्ट में हो रहा था, और ये स्पष्ट संकेत करता है कि कांग्रेस के अंदर निश्चित रूप से वो 2.5 साल की बातें जो चल रही थी उसको धरातल में लाने की प्रक्रिया केंद्रीय नेतृत्व ने प्रारंभ किया है, और उसकी प्रतिक्रिया साफ दिख रही है कि अब तो विधायकों को लामबंद किया जा रहा है। उनको बैठक लेके मुख्यमंत्री निवास में दिल्ली के लिए रवाना किया जा रहा है। इसका मतलब है केंद्रीय नेतृत्व के सामने ये शक्ति के रूप में खड़े होंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आदिवासी सशक्तिकरण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए आज से 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। आज सुबह केंद्रीय मंत्री राजधानी रायपुर पहुंचे और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से मुलाकात कर उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट किया है।
मंत्री मुंडा के साथ ट्राईफूड के प्रबंध निदेशक प्रवीण कृष्ण और जनजातीय मंत्रालय और ट्राईफूड के वरिष्ठ अधिकारी भी वहां मौजूद हैं। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान मंत्री मुंडा रायपुर में राज्य के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, जिसके बाद वह बस्तर जिले का दौरा कर जगदलपुर में चल रहे ट्राईफूड पार्क का अवलोकन भी करेंगे। वहीं वन धन प्राकृतिक पुरस्कार समारोह में आदिवासी लाभार्थियों के साथ सीधी बातचीत कर उत्कृष्ट उपलब्धियों से भी रूबरू होंगे। प्रदेश भर के शिक्षकों के परिजन अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार 48 दिनों से रायपुर के बूढ़ा तालाब में धरना दे रहे हैं। शिक्षकों के परिजनों का कहना है कि सरकार नियमों को शिथिल करते हुए अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करे। अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती तो आने वाले दिनों में हम भूख हड़ताल करेंगे। इस पूरे विषय पर हमारे संवाददाता ने परिजनों से बातचीत की। देखिए पूरी रिपोर्ट। पिछले 38 दिनों से अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर शिक्षक के परिजन यहां लगातार राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब में बैठे हुए हैं। आज 38वां दिन है आप लोगों की। आखिर क्यों सरकार आप लोगों की मांग पूरी नहीं कर पा रही है? सर, अभी हम लोग 21 जुलाई से बैठे हुए हैं। अभी तक तो सरकार और प्रशासन के कोई भी प्रतिनिधि अभी तक नहीं पहुंचे हैं। लगातार प्रदर्शन करते करते आज हम भूख हड़ताल के लिए, हमारे बहनें जो 2 महिलाएं हैं, भूख हड़ताल जारी है आज से और भूख हड़ताल पे बैठेगी। क्रमिक भूख हड़ताल चलेगी और भूख हड़ताल से भी अगर कोई निर्णय नहीं आता तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे और समाधि लेंगे। और जब तक अनुकंपा नियुक्ति का निर्णय नहीं होता तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं और नियुक्ति लेके ही जाएंगे। ये हमने प्रण कर रखा है, क्योंकि हम लोग काफी परेशान हो चुके हैं और कोरोना काल में हम लोगों को भूखे मरने की नौबत आ गई थी। छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को कैसे लालन पालन पोषण करेंगे, ये सब समस्या हमारे सामने आ रही है। और भाई हम भीख नहीं मांग रहे हैं, अपने पति का अधिकार मांग रहे हैं। हमारे पति की मृत्यु हो जाने के बाद हम लोग इतने मजबूर हो गए हैं कि हम किसी के आगे अगर हाथ भी फैलाते तो हमें भीख नहीं मिल रही है। और हम सरकार से भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपने पति का अधिकार मांग रहे हैं, अनुकंपा नियुक्ति मांग रहे हैं। जिस तरह से सभी विभागों में अनुकंपा नियुक्ति दी जा रही है, उसी तरह हम लोगों के साथ न्याय करते हुए अनुकंपा नियुक्ति दी जाए और सरकार को देना ही होगा। और कुछ लोग हैं, आप बताइए इन 38 दिनों में क्या क्या तकलीफों का आप लोग को सामना करना पड़ रहा है? सर, इन 38 दिनों में हम लोगों को बहुत ही तकलीफों का सामना करना। अपने बच्चों को हम घर पर छोड़ के आए हैं, उनकी व्यवस्था 2-4 दिन का करके आए थे सर। अब आगे की व्यवस्था के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। बच्चों को स्कूल में अभी एडमिशन भी नहीं कराया सर, तो इस साल तो पूरा हमारा बेकार चला गया और कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब घर का परिस्थिति भी ऐसा है कि जब मुखिया बाहर नहीं निकल गए तो क्या कर सकते हैं। इस तरह हम लोगों को कई कठिनाई, यहाँ पर भी पानी बरसात के दिन में हम खुले आसमान में बैठे हुए हैं। तबीयत भी हम लोगों का सबका खराब होना चालू हो गया है सर। ऐसे अनेक परेशानियां सामने आ रही है। अब आगे क्या कुछ करने वाले हैं? आगे तो सर जब तक कि हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा तब तक के तो हम लोग यहाँ पर हटे नहीं। और अब क्रमिक भूख हड़ताल 2 लोग हम लोग चालू किए हैं, लाइन से क्रमबद्ध तरीके से करेंगे और उसके बाद नहीं होगा तो आमरण अनशन भी करेंगे। तो देख सकते हैं तमाम जो परिजन है पिछले 38 दिनों से बैठे हुए हैं, लगातार सरकार से गुहार भी लगा रहे हैं कि उनकी अनुकंपा नियुक्ति जो है पूरी कर दी जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन लोगों की मांग कब तक सरकार पूरी करती है। कैमरा पर्सन होरीलाल साहू के साथ मैं खोमन साहू, वीआईपी न्यूज़ रायपुर। कांग्रेस में हो रही उथल पुथल को लेकर राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम का बयान सामने आया है। मीडिया से चर्चा करते हुए राज्यसभा सांसद रामविचार ने कहा है कि जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में जो हलचल चल रही है उसमें बड़ा कुछ होने वाला है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव के पास मुख्यमंत्री बनने का आज आखिरी मौका है। अगर टीएस सिंह देव मुख्यमंत्री बनेंगे तो इस क्षेत्र का विकास जरूर होगा और हम चाहते भी यही है कि टीएस सिंह देव मुख्यमंत्री बने। यह घटनाक्रम जो आप सब के भी जहन में है, ध्यान में है कि जो नया डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों को बड़ा आशा उम्मीद है कि इस बार सरगुजा से सरकार का नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा। और टीएस सिंह देव जी का जिस तरह से नाम अभी आगे सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द उनके पक्ष में फैसला होगा और शपथ भी होना है, तो हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं। ताजपोशी होनी है और एक
एक तरह से अगर ऐसा होता है, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा, लेकिन हो जाता है तो इसमें भी सरगुजा का हित ही। गरियाबंद जिला मुख्यालय में आज हाथियों का झुंड पहुंच गया। धमतरी जिले से आते हुए नेशनल हाईवे 130 सी रोड को क्रॉस करते हुए हाथियों का ये दल सीधे कचना के जंगलों में पहुंच गया। हाथियों के दल की सूचना मिलते ही वन विभाग का अमला अलर्ट हो गया है। ये पूरा मामला गरियाबंद वन परिक्षेत्र का है। जांजगीर चांपा जिले के डभरा बस स्टैंड में अनियंत्रित बस ने एक बच्चे को ठोकर मार दी। बस की ठोकर से बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। इस बस चालक की लापरवाही और अनियंत्रित वाहन चलाने से बच्चे की मौत की खबर मिलते ही आसपास के लोगों ने चक्का जाम कर दिया और आरोपी बस चालक की गिरफ्तारी के साथ मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है। घटना से आक्रोशित भीड़ को समझाइश देने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारी मशक्कत करते हुए रहे, जिसके बाद जिला प्रशासन ने बच्चे की क्रियाक्रम के लिए परिजनों को 25,000 रुपए की मदद की और साथ ही बस चालक के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। डबरा थाना क्षेत्र का ये मामला है। डबरा थाना क्षेत्र में आज डबरा रोड पे लगभग सुबह 10 से 11 बजे के आसपास बालक है वरुण यादव, जिसकी उम्र 9 वर्ष है और जो वार्ड नंबर 14 डबरा का रहने वाला है, जो कि अपने परिजनों के साथ रोड क्रॉस कर रहा था। उसी दौरान एक बस चालक जो कि तेजी एवं लापरवाही पूर्वक चलाते हुए उसके द्वारा बच्चे का एक्सीडेंट कर दिया गया और बच्चा बस की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। प्रशासन के द्वारा बच्चे के परिजनों को 25,000 रुपए का मुआवजा दिया गया और तत्पश्चात वरुण यादव जो बच्चा है उसके शव को हॉस्पिटल में पहुंचाया गया है और उसकी पीएम कार्यवाही कर अग्रिम विवेचना की जा रही है। छत्तीसगढ़ के सभी कलाकार, नाटक कलाकार, जगराता कलाकार सहित बॉलीवुड से जुड़े सभी कर्मचारियों ने अपना व्यवसाय चालू करने की मांग और त्योहार के मद्देनजर काम चालू करने की मांग को लेकर आज कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। कलाकारों का कहना है कि जब से कोरोना वायरस की महामारी फैली है, शासन प्रशासन द्वारा लॉकडाउन जारी किया गया है, जिसमें लगभग सभी कार्य रुके हुए थे, मगर वर्तमान में उक्त कार्य आरंभ हो चुका है, लेकिन लोक संस्कृति कार्यक्रमों में अभी भी रोक लगी है, जिसे बहाल किया जाए। कोरोना काल के कारण लंबे समय से बंद चल रहे व्यवसाय के कारण आज छत्तीसगढ़ कलाकार के लोग यहाँ पर कलेक्टर आके ज्ञापन सौंपने आए हैं। इन लोग से बात करते हैं, जानते हैं लोग की क्या मांगे हैं। आज हमन पूरा कलेक्टर से मिले बर आए हैं। छत्तीसगढ़ के जम्मो लोक कलाकार मन यहाँ पर आए हैं और हमारे एक मांगे कि 2 साल से हमारे स्टेज प्रोग्राम बंद हो गए हैं, तो ओला चालू कराए, जैसे कि अभी हर जगह फंक्शन वगैरह हुआ थे, बर्थडे मना थे, बहुत सारा कार्यक्रम होते, तो हमन भी 2 साल से बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं और कलाकार मन के ज़िंदगी में कलाकारी ही सब कुछ होते और वही हमार जीविका है। तो हमन ये कहे बर आए हैं कि अब हमन ला भी कार्यक्रम मिलना चाहिए। जैसे अभी गणेश पक्ष में मना करत है, दुर्गा पक्ष में मना करत है, तो हमन वही हमार पूरा यूनिटी ये बात ला करें कि मना करे की जरूरत नहीं है। हमन भी कुछ हमें नियम लागू हुई होला मना पूरा करबो, नियम के पालन करबो, लेकिन हमार कलाकार मन ला स्टेज चालू करे के हमन ला अनुमति देना चाहिए। सरकार से और सरकार से एक ही मांग है कि जितने हमारे कलाकार हैं जो आज कलाकारी के जरिए अपना पालन पोषण, अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे, आज वो बहुत ही मुश्किल घड़ी में हैं। तो जैसे सबके लिए सोचा गया वैसे कलाकारों के लिए भी सोचने का कष्ट करें। हमारे संघर्ष तो हम सब कलाकार के बहुत हवे। कतको कलाकार मन सुसाइड घलो करे है, भूख में मरे हवे, परेशान होए है, कर्जा ले हवे, लोन ले हवे, तो जम्मो कलाकार बहुत परेशान है। मैं खुद परेशान हूँ। तो बस हमार कौनो लड़ाई झगड़ा नहीं है, विनम्रता पूर्वक हमन वही मतलब निवेदन करे आए हैं। जैसा कि आपने सुना है कि कलाकारों का कहना है कि कोरोना काल के कारण उनको 2 साल से उनकी जो आजीविका थी वो उसमें प्रभाव पड़ा है और वही मांग है कि कलेक्टर के पास लेके आए कि जल्द से जल्द वो गणेश उत्सव के पंडाल में जो भी कार्यक्रम होते हैं उसके लिए अनुमति मिले। कैमरामैन टिकेश्वर के साथ नवरत्न पाराशर, VIP न्यूज़, रायपुर। VIP न्यूज़ में फिलहाल वक्त है एक छोटे से विराम का, जल्द वापस आते हैं। हमारा लक्ष्य है खबरें जो जागरूक कर सके जनगण के मन को, खबरें जो बेबाक, खबरें जो निष्पक्ष हो, खबरें जिनमें सत्य की अनुगूंज हो, खबरें जिनमें बदलाव का राग हो। आइए खबरों से आवाम को जगाते हैं, झूठ को सच का आईना दिखाते हैं। देश और दुनिया की खबरों के साथ छत्तीसगढ़ की खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं सुभाष की बात।
बात की बात में याद आ जाती है कोई ना कोई बात। सुनिए सुभाष की बात। वर्णवादी व्यवस्था में हमारा पूरा देश अलग अलग वर्णों के साथ साथ अलग अलग जातियों उपजातियों में विभक्त है और जातिगत अस्मिता की जड़ें इतनी गहरी है कि लोग अपनी जाति को पे अभिमान भी करते हैं और कई बार मजबूरी में अपनी जाति छिपाते हैं। बिहार एक समय उस तरह का राज्य था जहां पर लोग अपनी जाति अपनी सरनेम अपने साथ नहीं लगाते थे, वो अपने नाम के पीछे या तो कुमार या रंजन लगाते थे। वही बिहार अब 2021 की जहां पे जनगणना पूरे देश में होनी है तो वहां पर वो कह रहे हैं कि इस बार की गणना में जो होगी उसमें जन की गणना के साथ जाति की गणना हो, और जाति की गणना इसलिए हो कि वहां के जो ओबीसी वोट बैंक है उनको लगता है कि जो 27% का सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ओबीसी के लिए एक सीमा तय की गई है, उस सीमा वो आगे बढ़े। और वहां के सारे नेता जो एक दूसरे को गालियां निकालते हैं वो सब इकट्ठे हुए और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में तेजस्वी यादव सहित सब लोग गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और उन्होंने मांग की कि इस बार की जो गणना हो रहा है 2021 की उसमें वो जातिगत आधार पर हो। जातिगत आधार को लेकर लोग कह रहे हैं कि क्या दिक्कत है। जो उनके नेता हैं शरद यादव सहित बहुत सारे नेता कह रहे हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। जब आप अनुसूचित जाति जनजाति की गणना करते हो तो बाकी जातियों की ओबीसी की गणना करने में क्या दिक्कत है। और ऐसा नहीं है कि ये पहले जाति नहीं पूछी जाती थी, जाति पूछी जाती थी पर उस जाति को सार्वजनिक नहीं किया जाता था कि कौन सी जाति क्या है। पर अब ऐसा लगता है कि देश में ओबीसी जो है उसकी संख्या बढ़ी है और कुछ राज्यों में जहां पर ओबीसी ज्यादा है वहां के नेताओं को लगता है कि यदि जातिगत गणना हुई तो निश्चित रूप से वहां पर जो आरक्षण सीटों का आरक्षण का जो प्रतिशत है वो बदलेगा और उससे चुनाव में जो ओबीसी के लोग हैं उनको फायदा होगा। इसीलिए ये मांग बिहार से भी उठी है, ये मांग मध्य प्रदेश में भी लोग कर रहे हैं, इसी तरह की मांग राजस्थान में लोग कर रहे हैं। तो अलग अलग जातियां से जुड़े नेता जो हैं उनका भी वोट बैंक बढ़ेगा। वो बताएंगे कि हमारी इतनी ताकत है। हम देखते हैं कि हमारे जब चुनाव होता है तो हम लाख कहें कि हम डेमोक्रेटिक हैं, हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम जाति निरपेक्ष हैं, पर जब टिकटों का बंटवारा होता है तो इस आधार पर टिकट का बंटवारा होता है कि किस जाति के वोटर वहां ज्यादा है और उसको वोट कैसे मिलेंगे। वहां व्यक्ति की जो योग्यता है वो गौण हो जाती है, उसकी जाति प्रमुख हो जाती है और जाति के आधार पर लोग वोट मांगते हैं। इधर के दिनों में हमने देखा है कि जाति अस्मिता को जगाने वाले बहुत सारे जुलूस आयोजन हो रहे हैं। हर जाति अपनी स्ट्रेंथ बता रही है। जिसके भी धार्मिक आयोजन हो रहे हैं वो ये बताने की कोशिश करती है कि हमारा बाहुल्य है, आप हमको इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। संत कबीर कहते हैं कि जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। रैदास ने भी इसी तरह की जात पात को लेकर बात की है। हमारे अपने छत्तीसगढ़ के बाबा गुरु घासीदास कहते हैं कि मनखा एक जात, कुकुर बिलाई की जात होते। पर हम बहुत जातियों में बैठे हैं। जो जितना पढ़ा लिखा है, खास करके हम विश्वविद्यालयों की बात करें, शैक्षणिक संस्थाओं की बात करें, तो वहां जाति गुट हैं। अलग अलग जाति के लोग अपनी जाति के लोगों को मदद करते हैं। हम अपनी आपसी बातचीत में कहते हैं कि इधर के दिनों में इस जाति का बाहुल्य है, अभी ठाकुरों की चल रही है, तो अभी कुर्मियों की चल रही है, अभी ब्राह्मणों की चल रही है, तो अभी SC ST एक हो गए। ये इस तरह की बात करते हैं। अगर जातिगत गणना होती है तो ये आने वाला समय बताएगा कि इससे किसको नफा और किसको नुकसान होगा। पर अगर हम बात करते हैं प्रथम दृष्टा तो हमको लगता है कि इससे कहीं ना कहीं जो नेता आ गया है तो उससे ओबीसी को फायदा होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि नेता बिना किसी फायदे के या बिना किसी अपने गुप्त एजेंडे के कहीं कोई काम करते हो, ऐसा अभी तक हमको दिखलाई नहीं पड़ा है। तो जहां कबीर साहब की, जैसे मैंने पहले भी बात की कि कबीर साहब ने हमको लाख समझाइश दी हो, रैदास ने हमको लाख समझाइश दी हो, गुरु नानक ने हमको लाख समझाइश दी हो, और रैदास ने तो कहा है कि जन्म जात मत पूछिए, का जात अरुपात, दास रह दास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं कुजात। दरअसल जो जात का झगड़ा है वो बहुत गहरा है और चूंकि वो आरक्षण से जुड़ा है, वो चुनाव से जुड़ा है, वो वोट बैंक से जुड़ा है, इसीलिए हम देखते हैं कि उसको लेकर बहुत तरह की बातचीत हो रही है। और जातिगत गणना की जहां तक बात है उसके पीछे भी यही मंशा है। पर जो लोग इसको चाहते हैं उनके अपने तर्क हैं, जो इसको नहीं चाहते उनको लगता है कि देश जातिगत गणना के बाद और बुरी तरह से विभक्त होगा। जिस तरह की संप्रदाय के नाम पर
विभक्त है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर अलग अलग संप्रदाय के लोगों को किसी भी गलती के कारण गरियाते हैं। तो एक बार ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जातिगत गणना भी जब हो तो एक हम लोग और बुरी तरह से जातियों में विभक्त हों। जो जातिगत जनतंत्र की व्यवस्था को जो पुख्ता करने की बात हो रही है उसके पीछे कहीं कहीं ये भावना छिपी है, क्योंकि अभी 27% आरक्षण जो है वो ओबीसी के लिए है। हम सब मनुष्य हैं, हमारे भीतर एक सा रक्त बहता है। हमारे जितने समाज सुधारक हुए हैं, हमारे धार्मिक नेता हुए हैं, उन्होंने बार बार इस बात को सचेत किया है कि आप अगर धर्म संप्रदाय जाति में बटोगे तो आप कहीं नहीं रहोगे, आप मनुष्य हो और मनुष्य की तरह रहो। पर एक बार फिर से जनगणना होने वाली है तो जाति का जो भूत है वो निकला है और कहीं ना कहीं इसमें भाजपा भी पीछे से इसको सपोर्ट कर रही है और उसको भी लगता है कि कहीं, क्योंकि ओबीसी का जो कार्ड है चुनाव में वो खेलना हर कोई चाहता है और वो चाहता है कि ओबीसी के आधार पर हमारी सीटें बढ़े, आरक्षण का प्रतिशत बढ़े। और इसमें नुकसान जो जिसको तथाकथित अपर कास्ट कहते हैं वो अपर कास्ट को हो सकता है, क्योंकि अगर जब जाति आधार पर ये पता चलेगा कि इस क्षेत्र में इसके नेता, इसकी मतदाता ज्यादा है तो लोग वहां से टिकट मांगेंगे। जो लोग नौकरियों की बात कर रहे हैं, नौकरियों में एक भ्रम जाल फैलाया जा रहा है कि नौकरियां आरक्षण के आधार पर मिलती है। अभी जो आंकड़े जारी हुए हैं वो बताते हैं कि जितनी नौकरियां हैं और जितनी जातियां, उनकी तुलना में अगर हम दोनों का अगर कंपेयर करते हैं तो कहीं कोई साम्य नहीं है। नौकरियों की कमी है। अनुसूचित जाति जनजाति जिनको आरक्षण है, पिछड़ा वर्ग, वो भी नौकरियों के लिए उतनी ही मारामारी, उतनी ही लाइन लगी है जितनी बाकी कहीं है। केंद्रीय नौकरियों में जो स्थितियां बनी हुई है उसमें अनुसूचित जाति के लिए 17%, अनुसूचित जनजाति के लिए 6% और ओबीसी के लिए 5% नौकरियां। उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि 1963 जातियां हमारे यहाँ, 3973 उपजातियां हैं और इसके विरुद्ध केवल 522 नौकरियां हैं। तो ये जो नौकरियां हैं, जब हमने मंडल आयोग की रिपोर्ट आई थी तो जब ओबीसी के आरक्षण की बात हुई थी तो पूरे देश में बहुत बवाल हुआ था, क्योंकि अभी भविष्य में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उसके बाद लोकसभा का चुनाव है, तो कहीं ना कहीं ये जो जातिगत गणना की बात हो रही है दरअसल ये उन चुनाव से जोड़कर इसको देखने की जरूरत है। पर एक दूसरे के भीतर एक तरह की वैमनस्यता पैदा की गई है कि आरक्षण के कारण आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आप प्रतिभाशाली हैं, आपको कॉलेज में इसलिए एडमिशन नहीं मिल रहा है कि आप आरक्षण श्रेणी में नहीं आते। कुछ हद तक ये बात सही भी हो सकती है, पर इतनी सीटें कम है, चाहे मेडिकल की बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें, कि वहां पे सीटें कम है, कॉलेजों में सीटें कम है, हर जगह सीट कम है। हम रेलवे की बात करें, यदि सब लोग यात्रा करने शुरू कर दें तो हम पैसेंजर डब्बे का जो हाल देखते हैं उसी तरह का हाल पूरे देश का है। तो बात हो रही है जाति गणना की, तो जाति गणना को लेकर बिहार से मांग उठी है, सब लोग प्रधानमंत्री से मिले हैं, इसके बहुत सारे मायने। अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर प्रदेश भर के स्वास्थ्य कर्मियों का 5वें दिन का धरना रायपुर के बूढ़ा तालाब में अब भी जारी है। 28 अगस्त तक चलने वाले इस आंदोलन में प्रदेश के समस्त अस्थायी कोविड कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। सभी कर्मचारियों की मांग है कि कोरोना काल के दौरान अस्थायी रूप से भर्ती स्वास्थ्य कर्मियों को कार्य पर निरंतर रखा जाए एवं जिनकी सेवा समाप्त कर दी गई है उन्हें पुनः कार्य पर रखा जाए। अस्थायी रूप से कोरोना कर्मचारियों को निकाले जाने के विरोध में आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है कोरोना के जो कर्मचारी हैं वो राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब में धरना प्रदर्शन करने पहुंचे। तमाम जो प्रदेश भर के जो अस्थायी रूप से कोरोना के कर्मचारी थे वो यहाँ पहुंचे हैं, सीधा उन्हीं जुड़ने का प्रयास करेंगे। आप लोग क्या मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग का यही मांग है कि हम लोग को नियमित किया जाए, यही हम लोग का मेन मांग है। हम लोग इतना कोरोना काल में हम लोग ड्यूटी करके इतना राज्य का और जनता का वो किए हैं, राज्य सरकार का साथ दिए हैं, हम लोग जनता की सेवा किए हैं, तो हम लोग को पूर्ण रूप से मतलब नियमित किया जाए, किसी भी हो से NHM हो या कुछ भी हो, लेकिन हम लोग को बस नियमित किया जाए। इस बीच काम से निकाले जाने के कितना तकलीफों का आप लोग का सामना करना पड़ रहा है? सर, सबसे पहली बात तो हमें बेरोजगारी का सामना करना पड़ा है। सरकार बोलती है युवा को रोजगार दिया जाए, लेकिन यहाँ पे रोजगार देके हमको बेरोजगार किया जा रहा है। सर, सबसे बड़ी समस्या तो बेरोजगारी का है। सर,
सब अपने अपने परिवार को लेकर, कोई खेत बेचकर, कोई जमीन बेचकर, कोई सोना चांदी बेचकर। हम नर्सिंग किए हैं, नर्सिंग करने के बाद सरकार हमको नौकरी देती है, 3 महीना कराती है। कोविड काल में जैसे भी लिए, NHM के रूप में लिए हैं, चाहे जैसे भी लिए, लेकिन हमें लिए रोजगार दिए, लेकिन बेरोजगार कर दिए सर। तो हमारा मांग तो यही है कि हमें सर नियमित किया जाए, नियमित काम में लिया जाए। और कुछ लोग उनसे ही बात करते हैं। अब आगे क्या कुछ रणनीतियां रहेंगी आप लोगों की? जी, लगातार आज हमारा प्रदर्शन का चौथा दिन है और हम लोगों ने पहले ही हमारी सरकार को हमने सूचित कर दिया था, जिम्मेदारों को, कि जो हमारा मांग है अगर वो 5 दिन के भीतर पूरा नहीं होता या पर उस पर कोई सकारात्मक जवाब नहीं आएगा तो हम आंदोलन हमारे और जारी रहेगा, हम आंदोलन और आगे बढ़ाएंगे। हमारे आगे की तैयारी है कि सरकार अब हमें तो रोजगार नहीं दे रही है, तो हमारे जो साथी हैं अब हम गोबर बीनेंगे और सरकार बोलती है उनके पास फंड नहीं है, तो हम सभी कोविड वॉरियर जिन्हें देवदूत कहा गया वो सब अब भीख मांगेंगे और सरकार को फंड देंगे। पैसा भीख मांग के हमसे जितना भी होगा हम सरकार को फंड भी देंगे भीख मांग कर। तो देख सकते हैं बड़ी संख्या में प्रदेश भर से जो है कोरोना जो योद्धा हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार उन लोगों की मांग अगर पूरी नहीं करती है तो आने वाले दिनों में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। कैमरा पर्सन होरी साहू के साथ मैं कोमन साहू, VIP न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी का प्रकोप अब काबू में होता नजर आ रहा है। अब तक प्रदेश में केवल 47 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं राजधानी रायपुर में 4 नए मरीज मिले। बीते 24 घंटों में अब तक प्रदेश में कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के केसेस में लगातार गिरावट देखी जा रही है। कल प्रदेश में 47 नए केसेस की पुष्टि हुई, तो वहीं राजधानी में 4 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। आपको वैक्सीन की अपडेट दे दें, जहां आज रायपुर में 13,000 कोविशील्ड की डोजेज आई हैं, तो वहीं कोवैक्सीन का कोई भी डोज अभी अवेलेबल नहीं है। स्टेट वैक्सीन स्टोर के हिसाब से अभी पूरा कोवैक्सीन का पूरा खेप खत्म हो चुका है, तो इसी कारण लोगों को निराशा के साथ वापस अपने घर जाना पड़ रहा है जो कोवैक्सीन की सेकेंड डोज लगवाने आ रहे हैं। कैमरामैन टिकेश्वर के साथ नवरत्न पाराशर, VIP न्यूज, रायपुर। पंडरी बस स्टैंड से देवेंद्र नगर थाना पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। युवक और युवती मिलकर गांजा की तस्करी कर रहे थे। आरोपी रफीक खान और तबस्सुम के पास से पुलिस ने 20 किलो गांजा बरामद किया है। ये दोनों मूलतः उत्तर प्रदेश के बांदा के रहने वाले हैं। पुलिस को पूछताछ में आरोपी ने बताया वो जगदलपुर से गांजा को खरीद कर लाया करते थे, साथ ही इसके पहले भी वो छत्तीसगढ़ आ चुके हैं। कल सूचना मिली थी मेरे SI को कि बस स्टैंड में एक महिला और एक आदमी 2 बैग में गांजा रखे के बस स्टैंड में खड़े हैं करके, तो रेड किए तो एक महिला तबस्सुम नाम की और लड़का रफीक खान नाम का जो बांदा UP के रहने वाले हैं, जगदलपुर से 2 बैग में गांजा रखे थे जो करीबन 20 किलो 300 ग्राम था। दोनों को पकड़ के NDPS के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। सिविल लाइन पुलिस की लापरवाही के कारण ठगी का एक और आरोपी कोर्ट ले जाते वक्त पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है। आरोपी सुमन साहू को गुरुवार को लोन दिलाने के नाम जेवर ठगी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। आरोपी टिकरापारा थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। बताया जा रहा है कि सिविल लाइन थाने में पदस्थ एक आरक्षक आरोपी को अकेले ही मोटरसाइकिल में बैठा पेश करने कोर्ट ले जाया जा रहा था। तभी जिला पंचायत कार्यालय के पीछे आरोपी मोटरसाइकिल से कूदकर भाग गया। अब पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अब तक उसे पकड़ा नहीं जा सका है। कल सिविल लाइन थाने में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था 406 के मामले में, जेवर ठगी के मामले में उसको गिरफ्तार किया गया था। उसको माननीय न्यायालय में पेश करने के लिए पुलिस के द्वारा लेके जा रहे थे, तो उनको चकमा देके भाग गया है। उसमें उसको गंभीरता से लिया गया है, अपराध भी पंजीबद्ध किया गया है और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। जांजगीर चांपा जिले को राजधानी से सीधे जोड़ने के लिए छत्तीसगढ़ रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा बनाई जा रही सड़क पामगढ़ क्षेत्रवासियों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। पामगढ़ से लाहौद तक 30 किलोमीटर लंबे सड़क निर्माण में लगी निर्माण एजेंसी ने 25 किलोमीटर का काम पूरा कर लिया है। लेकिन निर्माण एजेंसी में 25 किलोमीटर का काम पूरा कर लिया गया है, लेकिन पामगढ़ से डोंगा कोहरौद तक 5 किलोमीटर सड़क बीते 2 सालों से नहीं बन पाई है, जिसके कारण डोंगा कोहरौद की सड़क बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो गई है और लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। सड़क की इस बदहाली को सुधारने की मांग को लेकर बसपा विधायक इंदू वंजारे ने पामगढ़ में चक्का जाम करते हुए शिवरी नारायण बिलासपुर मार्ग में प्रदर्शन किया। क्षेत्रवासियों की मांग और परेशानी को देखते हुए पामगढ़ SDM ने उच्च अधिकारियों से चर्चा कर 15 दिनों के भीतर जर्जर सड़क की मरम्मत, भारी वाहनों पर रोक और मुआवजा प्रकरण के निराकरण का आश्वासन दिया,
जिसके बाद चक्का जाम समाप्त हुआ। 16 तारीख को उन्होंने ज्ञापन सौंपा कि डोहकुरद वाला सड़क 26 तारीख के आते तक अगर नहीं बनता है तो 26 तारीख को चक्का जाम किया जाएगा। तो उन्होंने उसमें मेरी भी सहमति थी और आज उसी के लिए एक दिवसीय चक्का जाम कार्यक्रम पामगढ़ में रखा गया था, जिसमें समस्त ग्रामवासी और मैं भी उसमें शामिल थी। हम लोग बैठे हुए थे और शासन प्रशासन से आश्वासन आया है कि 15 दिवस के भीतर सड़क का परीक्षण करा के प्रभावित किसानों को मुआवजा वितरण कराया जाएगा और कल से इसके मरम्मत कार्य चालू कर दिया जाएगा। और साथ ही एसडीएम के द्वारा ये भी आश्वासन मिला है कि भारी वाहन जो गाड़ियाँ हैं उनको भी बंद करा दी जाएगी। आज माननीय विधायक महोदय एवं क्षेत्र की जनता के द्वारा चक्का जाम किया गया था, उसमें उनकी मुख्य रूप से मांग थी कि पामगढ़ से डोंगा कहरौर तक के जो रोड है उसका शीघ्र से शीघ्र निर्माण किया जाए और साथ ही कृषकों के विरुद्ध जो अवार्ड पारित किया गया है उसका मुआवजा भुगतान भी शीघ्र किया जाए। इसके संबंध में जो है मैंने उच्च अधिकारियों से बात किया। पीडब्ल्यूडी विभाग के जो प्रमुख अभियंता है उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने अवगत कराया कि वो 15 दिवस के भीतर जो है मार्ग का परीक्षण करके एक रिपोर्ट जो है शासन को शीघ्र प्रस्तुत करेंगे, जिसके आधार पर जो मुआवजा है और रोड का निर्माण है उस पर जो है निर्णय लिया जाएगा। वीआईपी न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहे वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार। बाईस की बिसात जनता किसके साथ।